Hello, everyone, and good evening. My name is Vivek Sharma, and today we will be discussing about three major articles. The first article that we have to discuss here is about Pradhan Mantri Modi's address to nation on 79th Independence Day. We will be talking about this. Second article, majorly we will be discussing about Alaska Summit, and third article about Palestine. So Israel-Palestine conflict के बारे में हम समझेंगे. Now, on 15th August 2025, we celebrated our 79th Independence Day. While addressing to the nation, मोदी जी ने तीन चार कुछ मेजर बातें कही. सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस साल की थीम है विकसित भारत 2047. 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट, इनोवेटिव, इनोवेशन ड्रिवन एंड कहीं ना कहीं सिटीजन की एम्पावरमेंट के ऊपर भी फोकस है, जहां पर हम अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करेंगे, सोशल इंक्लूसिविटी यानी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे एंड कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. अब यहां पर कहते हैं कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस डे 140 करोड़ भारतीयों का फेस्टिवल है और इसमें हम कहीं ना कहीं कलेक्टिवली हम देश के लिए क्या कर सकते हैं उसको हम शोकेस करते हैं. मोर ओवर इन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पहली ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अपनी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी. अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई यूनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक बात यहाँ पे कही कि भाई हमारी नेशनल हेरिटेज हमारे लिए एक प्राइड है, हमारे ताज के अंदर एक इंपॉर्टेंट ज्वेल है. नो, इसमें आप ये बात समझिए कि नेशनल हेरिटेज में आपकी सभी क्लासिकल लैंग्वेज आती है, चाहे मराठी हो, असमी हो, बंगाली हो, पाली हो, प्राकृत हो, सभी आती हैं और सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. और इसी के साथ इन्होंने कहा कि भाई सबसे पावरफुल मंत्रा जो है वो यूनिटी है. हम लैंग्वेजेस के बेसिस पे अगर डिवाइड होंगे तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन है वो हमारे इस बात का फायदा उठा सकता है. तो वी शुड नॉट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, किसी भी बेसिस पे. तो यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं हमारी ब्रेवरी को दर्शाता है. दूसरी तरफ हमारे को सजग होने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे लैंडस्लाइड की बात हो, चाहे क्लाउड बर्स्ट की बात हो. अब यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अभी हमें सेल्फ रिलायंट यानी खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा एंड इसके लिए डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिजिटल सॉवरेनिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट, ये कुछ मेजर एजेंडा है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा. एंड कोविड-19 ने ये बात दर्शाई है कि कोविड-19 की वैक्सीन हमने खुद से डेवलप करी, कोविन ऐप बहुत अच्छे से वर्क किया. तो इंडिया के अंदर अगर इनोवेशन आता है तो इससे मिलियंस लाइफ यहाँ पर सेव की जा सकती है. तो इसलिए साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर से उन्होंने कहा कि भैया आप कोशिश कीजिए कि भाई इंडिजिनस जेट इंजन को डेवलप करो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आओ और ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करो और कोशिश करो कि भाई अपने खुद के ग्लोबल पेटेंट भी इंक्रीज करो जिससे आप इंडिया की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें. तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को बूस्ट करेंगे जिससे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसके ऊपर हमारा फोकस है. नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जहां पर हम खुद के लिए हार्नेस कर सकें एनर्जी को, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी कहीं ना कहीं हमें ब्रांड अपना खुद का बनाना होगा. अब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो कहते हैं मेड इन इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर पाई टेरर बेस्ड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था. न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी. टेररिज्म को रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा एंड टाइम एंड प्लेस वो इंडिया खुद से चूज करेगा. इंडस वाटर ट्रीटी अनजस्ट है बिकॉज हम पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे. मोर ओवर मिशन सुदर्शन चक्र के ऊपर हमारा फोकस होगा. ऑफेंसिव एंड डिटरेंस कैपेबिलिटी को हम बिल्ड करेंगे, जैसा सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण जी का था सेम वैसा ही. तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ऑल पब्लिक प्लेसेस नेशन वाइड हम कवर कर सके बाय अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू बाय 2037. ये हमारा मेजर फोकस रहेगा. देन इकोनॉमी में इन्होंने कहा कि टास्क फोर्स बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लेके आएंगे, लॉ, रूल और प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो. टैक्स एग्जम्पशंस इंक्रीज करेंगे अप टू 12 लाख रुपीज़ ताकि मिडिल क्लास को बेनिफिट मिल सके. नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेके आएंगे दिवाली तक एंड मोर ओवर हमारा फोकस रहेगा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे. 1 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंडर, जिसमें 15,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा टू न्यू एम्प्लॉयज़ एंड इसमें बेनिफिट रहेगा 3 करोड़ यूथ को हम एम्प्लॉय करेंगे कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर के अंदर.
तो ये हमारा फोकस रहेगा इस बार। मोर ओवर अगर एग्रीकल्चर की बात करें, बैकबोन है, तो कहते हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है इस बार। हम मिल्क में, पल्सेस में, जूट में नंबर 1 है, नंबर 2 है राइस, व्हीट, कॉटन, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 से ज़्यादा बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, एंड पीएम किसान, इरिगेशन स्कीम्स और क्वालिटी सीड्स के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मोर ओवर अभी हमारे को फोकस करना होगा कि कैसे क्लीन एनर्जी के अपने टारगेट्स को अचीव करें, एक्सपैंड करें अपनी क्लीन एनर्जी को। सोलर एनर्जी को इंक्रीज करने के ऊपर हमारा फोकस है कि इसे और ज़्यादा इंक्रीज करें। ऑलरेडी हमने इसे मतलब आप कह सकते हो कि 30 फोल्ड इंक्रीज कर दिया है 11 सालों के अंदर, बट और ज़्यादा इसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें फोकस करना होगा। सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में 300 से ज़्यादा स्टार्टअप आ चुके हैं हमारे। अब हम एआई और साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करेंगे। मोर ओवर गगनयान मिशन इंडिया का पहला मिशन होगा जिसमें हम स्पेस में जाने वाले हैं। डीप स्पेस के लिए समुद्रयान मिशन हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है, एंड मेड इन इंडिया चिप को हम प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अब बात रहती है कि यहाँ पर कल्चर की, तो 350th हम एनिवर्सरी मनाएंगे शहादत दिवस की, गुरु तेग बहादुर जी के, एंड 150th एनिवर्सरी रहेगी बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी, एंड महाकुंभ कहीं ना कहीं हमने सेलिब्रेट किया। तो कहते कि 3 मेजर आउटकम रहे इस साल के, तो काफ़ी हमारे कल्चर और हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साल रहा। हमने फोकस किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जहाँ पर 3 करोड़ लखपति दीदी के ऊपर हमारा फोकस था। नमो ड्रोन दीदी, ये भी एक कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता नमूना रहा। हमने फुट एंड माउथ डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका है, एंड माओइस्ट प्रभावित जो एरिया है वो 125 से कम होकर 20 रह गए हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की एक मेजर अचीवमेंट यहाँ पे रही है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इस पूरे भाषण में से याद रखनी थी। आइए अब बात करते हैं, देयर इज नो डील ऑन यूक्रेन वॉर अंटिल देयर इज अ डील। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ये पहुंचे थे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, कहां पर, अलास्का में। तो अलास्का एक ऐसी सॉइल है जिसको आप इस तरह से समझें कि जहां यूएस और रशिया एक दूसरे के साथ मिलके ये फोकस करते हैं कि भाई एक्चुअल में हम दोनों कभी करीब आ सकते हैं, सिर्फ हमें एक स्ट्रेट ही तो पास करने की जरूरत है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम यूएस सॉइल को विजिट किया 10 सालों के अंदर, एंड डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की ये पहली मीटिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की पहली मीटिंग थी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये पीस फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क कर रहे थे यूक्रेन के। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चौथा साल है जब यूक्रेन का वॉर अभी तक चल रहा है, एंड कोई इमीडिएट सीज फायर की अभी भी बात नहीं हुई है। तो यूक्रेन की न्यूट्रलिटी की डिमांड करता है नाटो को वो ज्वाइन ना करे। एनेक्स टेरिटरी वो यूक्रेन का नहीं, अब रशिया का पार्ट बन जाएगा, एंड जो यूक्रेन है वो डिसमेंटल करेगा अपने किसी भी तरह के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, एंड कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगे हुए हैं उसको रोकने की बात हुई। तो ये क्लॉज लाइक आपकी ड्यूरेशंस 3 घंटे की रही बातचीत की, बट अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है। पुतिन ने कहा कि भाई रूट कॉज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसी और आपको समिट देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक रीसेट है रशिया यूएस इंगेजमेंट के बाद। आप देखें कि यूक्रेन इन्वेजन के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला। यूएस की पोजीशन काफ़ी सिंपल है कि भैया सीज फायर चाहिए, और यहाँ पर रशिया कहते हैं कि भाई हमें पीस डील चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है कि ये यूरोप की बात करें तो यूरोप के मन में एक शंका कहीं ना कहीं पैदा कर देगा कि भाई वाकई में जो यूरोप है उसकी रक्षा कर भी पाएगा यूएस की नहीं। तो कहीं ना कहीं वो है पुतिन का ये कमबैक कह सकते हो आप ग्लोबल स्टेज पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहाँ पर हम बात करेंगे फलस्तीन के बारे में। गाजा वॉर जो स्टार्ट हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, अब आप ये मान के चलो कि यहाँ पे काफ़ी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। काफ़ी प्रॉब्लम क्या, देखो पहली चीज़ तो एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, फलस्तीन को कुछ मेजर पावर्स ने एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि इजराइल ने 2 स्टेट जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट बैंक और आसपास के एरिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो कहते थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, टाइमलाइन जान लेते हैं। 1917 में एक बेलफोर्स डिक्लेरेशन आती है, जहाँ पर जो ब्रिटेन है और यूरोप है वो सपोर्ट करता है
नेशनल होम फॉर जूइश पीपल के लिए, और इसे जेरूसलम या फ़लस्तीन वाले एरिया में इस्टेब्लिश करने की बात होती है। 1920 से 48 के बीच में ब्रिटिश मैंडेट आता है और यहाँ पर कम्युनल टेंशन इस एरिया में इंक्रीज होते हैं और वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। 1936 से 39 के बीच में अरब रिवॉल्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट ब्रिटिश, और मास जूइश इमिग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब 1947 आते आते पार्टीशन का प्लान ड्रॉ किया जाता है रेजोल्यूशन 181 के थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, एंड अरब और जूइश स्टेट्स को अलग करने की बात की जाती है। जेरूसलम जो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा, बाकी सब आप ये मान के चलो कि जूइश एजेंसी और अरब के बीच में स्प्लिट कर दिया जाएगा। उस समय जूइश इस प्लान के लिए रेडी थे, बट कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ ये कि 1948 आते आते 48 से 66 तक इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, एंड जिसके बाद फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ब्रेक होता है 1949 में, और इससे स्टार्ट होता है फ़लस्तीन का नकबा। नकबा वो पार्ट है जहाँ से मास में आपके अरब जो लोग हैं यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 7.5 लाख फ़लस्तीनी लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, और इसमें आप ये मान के चलो कि 78% तो फॉर्मल मैंडेटेड एरिया से थे फ़लस्तीन के। तो इसमें जो गाज़ा एरिया है ये इजिप्ट के अंडर आ जाता है, वेस्ट बैंक, और ईस्ट जेरूसलम आपका जॉर्डन कंट्रोल करने लगता है। अब 49 आता है, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन बनाई जाती है, ये डिफेक्टो बॉर्डर बन जाता है। फिर 56 में स्विस का क्राइसिस आते हैं, इसराइल, यूके, फ्रांस अटैक करते हैं इजिप्ट के ऊपर, एंड सोवियत प्रेशर के अंदर विड्रॉ मतलब करना पड़ता है, एंड सिनाई पेनिनसुला वहाँ पर आपका आप कह सकते हो कि एरिया यूएन फोर्सेस के पास आ जाता है। अब 67 से 73 के बीच में अब 6 डेज वॉर होती है यहाँ पर वेस्ट बैंक के आसपास, एंड इसमें इसराइल कैप्चर कर लेता है वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा, सिनाई एंड गोलन हाइट। इसमें रेजोल्यूशन आता है 242 जहाँ पर पीस की बात की जाती है, बट अगेन 1967 से 70 के बीच में वॉर ऑफ अट्रिजन स्टार्ट होती है, एंड इसमें अलॉन्ग द स्विस कैनल एरिया को काफ़ी कैप्चर कर लेता है आपका इसराइल। देन 1973 में इजिप्ट और सीरिया अटैक करते हैं, बट अगेन यहाँ पर एक बार फिर से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब इसमें फिर 1974 से 91 के बीच में अगर आप देखेंगे तो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्क करती है, इस एरिया में ऑर्गेनाइज करती है प्रोटेस्ट वगैरह, एंड कहीं ना कहीं ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है फ़लस्तीनी लोगों को। 79 आता है, कैंप डेविड अकॉर्ड आता है आपका इसराइल और इजिप्ट के बीच में, एंड यहाँ पर फ़लस्तीन को ऑटोनॉमी देने की बात की जाती है। 79 में इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी साइन होती है, एंड इसराइल जो कि यहाँ पर इन्होंने कैप्चर किया था सिनाई पेनिनसुला उसको छोड़ देता है। फिर 1787 से 93 के बीच में फर्स्ट इंतिफादा होता है ओस्लो ओपनिंग के बाद। तो फर्स्ट इंतिफादा में क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो पीएलओ है वो क्लेम करता है स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करता है 2 स्टेट थ्योरी, एंड मैड्रिड कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर अरब और इसराइल के बीच में आपस में बातचीत स्टार्ट होती है। अब ऑस्लो एरा स्टार्ट होता है 1993 में, यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात की जाती है फ़लस्तीन अथॉरिटी को। देन इसराइल और जॉर्डन के बीच में भी आपका एक पीस ट्रीटी साइन होती है। 95 में ऑस्लो 2 आता है जहाँ पर वेस्ट बैंक को स्प्लिट किया जाता है एरिया ए एंड बी के बीच में, जहाँ पर सिविल एंड सिक्योरिटी ऑफिस को ए में रखा जाता है, सिविल और इजरायली सिक्योरिटी बी में आती है, एंड सी पूरी तरह से इसराइल के कंट्रोल में आता है। 95 में आपका असैसिनेशन होता है पीएम यतिक रेबिन का, एंड इसके बाद एक्सपेंशन कंटिन्यू होती है। देन 2000 से 2005 के बीच में आप ये मान के चलो इसे कहते हैं सेकंड इंतिफादा। अब कैंप डेविड में एक समिट होती है जो कि ऑलमोस्ट फेल हो जाती है। अब इसमें मेजरली वायलेंस देखने को मिलता है, बैरियर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, अरब पीस इनिशिएटिव स्टार्ट होता है और रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात होती है। अब यहाँ पे यूएस, ईयू, रशिया, यूएन ये आपस में बातचीत वगैरह कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट कोई भी इसका मेजर आउटकम नहीं निकल के आता। फिर 2014 तक अगर आप देखें तो हम्मास ने जो इलेक्शन जीते, फिर कहीं ना कहीं हम्मास इस एरिया को डोमिनेट करने लगता है, गाज़ा वाले एरिया को, एंड फिर फतह हम्मास स्प्लिट हो जाता है, जिसके बाद वेस्ट बैंक में पीए आ जाता है आपकी जो मेजर पार्टी है, एंड हम्मास गाज़ा वाले एरिया को कंट्रोल करने लगती है। फिर गाज़ा वॉर स्टार्ट होती है ऑपरेशन कास्ट लेड के थ्रू, एंड देन इसके बाद आप ये मान के चलो गाज़ा वॉर ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के थ्रू एक बार फिर से आती है, बट यूएस कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल सी
रिलेशन में लाने में फेल होता है। देन 2015 से 22 के बीच में आप मेजरली ये देखते हो कि एक मेजर आउटकम आता है अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ये पीस को स्टैब्लिश करते हैं इस एरिया में। 2023 के बाद से तो आपको पता ही है यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है एंड इसमें अभी कहीं ना कहीं टेरिटरी और सेटलमेंट के ऊपर आप ये मान के चले कि इजराइल पूरे एरिया को वेस्ट बैंक के कंट्रोल कर रहा है। जेरूसलम अभी भी आपका जो एरिया है वो क्लेम कर रहा है ये सिटी को इजरायली। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस और ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखिए तो एसिमेट्रिकल और मिसट्रस्ट जो है आज की डेट में आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है इस एरिया में। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं और कुछ मेजर पीस एफर्ट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, मैंने अलग से भी आपके लिए मेंशन कर दिए। आज ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल थी, बट आपको एक चीज़ ये याद रखनी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस एरिया में बहुत बड़े हैं और कहीं ना कहीं हमें एक रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या एक्चुअल में पॉलिसी लेके आए जिससे इस एरिया में लॉन्ग टर्म पीस को स्टैब्लिश कर सकें, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रीजनल आर्किटेक्चर आपका डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हमें यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। मैं विवेक शर्मा आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।